जय माता की बच्चों, आइए हम लोग चालू करते हैं रेलवे ग्रुप डी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। आपके सामने 2018 का सेट पेपर के कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप बनाइए, बहुत तेज़ी से बनाने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा कि वह मेरे दादाजी की इकलौती संतान का इकलौता पुत्र है। रीना का उस लड़के से क्या संबंध है? बच्चों बनाइए, देखिए आप कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को बना पाते हैं। देखिए मैं चालू करता हूँ। रीना ने कहा, तो एक लड़की है जिसका नाम है रीना, ठीक है, आप लिख लीजिए, एक लड़की रीना है। रीना ने कहा कि वह मेरे दादा, इसका मतलब इसका कोई पिता होगा, यहाँ पर इसका कोई पिता होगा और पिता का भी कोई पिता होगा, यहाँ पिता का भी कोई पिता होगा। तो रीना ने कहा है कि मेरे पिता के पिता अर्थात बाबा, मेरे दादाजी की इकलौती संतान। तो इकलौती संतान तो बेटा यही हुआ, कौन हुआ? रीना का पिताजी। इकलौती संतान का इकलौता पुत्र है, इसका मतलब एक पुत्र है, ये तो इसकी पुत्री हो गई, लेकिन इसका एक और पुत्र होगा, कौन? ये। तो वही ये कौन है? ये लड़का है, क्योंकि ये कह रहा है पुत्र है। तो आप समझ गए रीना का उस लड़के से क्या संबंध है? रीना कौन है? तो रीना इसकी कौन होगी बच्चों? बहन हो जाएगी। कैसे? एक बार मैं फिर से चित्र आपको समझा दे रहा हूँ। कह रहा है कि रीना ने कहा, रीना जी कह रही हैं कि वह कौन? ये लड़का, वह मेरे दादाजी, जैसे ही दादाजी कहें तुरंत आप जान गए पिताजी के पिताजी की बात हो रही। मेरे दादा अर्थात मेरे पिताजी के पिताजी, मेरे दादाजी की इकलौती संतान है, मतलब दादाजी के एक ही लड़का था, तो कौन है वो मेरे पिताजी हो गए। अच्छा, तो कह रहा है इकलौती संतान का इकलौता पुत्र, इनके भी एक ही पुत्र है, पुत्रियां हो सकती हैं लेकिन पुत्र एक ही है। तो पुत्र एक कौन हो गया? रीना तो पुत्री है, तो पुत्र कौन होगा? यह लड़का होगा। तो इकलौता पुत्र है कौन? जिसकी बात रीना कह रही थी। तो रीना का उस लड़के से क्या संबंध है? रीना कौन? तो रीना कौन है? ये बहन हो गई। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग ऐसे ही बनाइए। इसका बी नंबर इज राइट आंसर हो गया। आइए बच्चों सेकेंड नंबर क्वेश्चन लेते हैं, आपके सामने है, प्यार से बनाइए। देखिए कितनी जल्दी आप इस क्वेश्चन को बना लेंगे, बस गलत मत करना, आप बनाते रहिए, भले आपको थोड़ा सा टाइम लगे शुरुआत में, लेकिन आप बनाते रहिए, मैं ढेर सारी प्रैक्टिस आपकी कराता रहूँगा। ए और बी डी की संतान है, तुरंत आप जान जाइए कि ए और बी आपस में भाई बहन हैं। अब ये नहीं पता ए कौन है बी कौन है, मतलब पुरुष है कि महिला है, लेकिन यह क्लियर है कि ए बी जो है वो दोनों डी की संतान है। एक ये है डी, और ये भी पुत्र है या पुत्री है, ये भी पुत्र है या पुत्री है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, ये डी महाराज जी हैं। अच्छा, ए का पिता कौन है? बस इतनी स्टेटमेंट दी है कि ए और बी डी की संतान है, या पुत्र भी हो सकते हैं और पुत्री भी हो सकते हैं, ये भी पुत्र हो सकता है और पुत्री भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है ए और बी में। अच्छा, तो क्या रहा है? ए और फर्स्ट और सेकंड में कौन सा कथन आवश्यक है? तो कह रहा सी ए का भाई और ई का पुत्र है। तो जो सी की बात कर रहा है, तो जो सी है ए का भाई है, ठीक है, इनका भाई हो जाएगा, कोई बात नहीं। सी जो है वो ए का भाई है, ई का पुत्र है, तो जो सी है वो ई का पुत्र हो गया। अब ई का पुत्र है। अच्छा, ये पुत्र तो हो गया, अब पता नहीं कि यह पिता है कि माता है, लेकिन यह पता है कि सी क्या है? पुत्र है। तो हमें क्या बताना था? हमें ए का बताना था, तो ए तो अभी भी नहीं पता चल पाया कि कौन है, क्योंकि इसकी स्थिति नहीं पता हमको कि यह महिला है कि पुरुष है। तो इसका मतलब यह कथन हमारा बेकार है, इसका मतलब इससे हमारा आंसर नहीं निकलेगा। आइए देखते हैं, एफ बी की माता है। जो बी की माता जी हैं, माता जी हमेशा ऊपर बनती हैं, वो कौन है? बी की माता कौन है? एफ हैं। इसका मतलब यह स्पष्ट हो गया कि ये महिला है, तो महिला है और माता जी इनकी, तो ये तो पहले से ही इनकी संतान थी, तो इनकी भी संतान है और इनकी भी संतान है, और ये महिला है, तो ये 100% कौन होंगे? पुरुष होंगे। जो डी जी हैं वो कौन होंगे? पुरुष होंगे। तो ए के पिता कौन है? डी है। तो ए का पिता कौन है पूछा गया था? ए का पिता डी है, इसका मतलब सेकंड नंबर इज राइट आंसर। जिस ऑप्शन में सेकंड होगा वो राइट आंसर हो जाए, बी नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। इस बी नंबर जो है वो उस कथन को ले लोगे कि एफ बी की माता है, तो इससे पूरा आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा।
क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 3rd नंबर बनाइए, आपके सामने है। किसी संस्था ने एक आयोजन में भाग लेने के लिए 420 आमंत्रण पत्र भेजे थे। आमंत्रित व्यक्तियों में से 315 व्यक्तियों ने आयोजन में भाग भी ले लिया, तो कुल आमंत्रित व्यक्तियों में से कितने प्रतिशत व्यक्तियों ने आयोजन में भाग लिया है। आइए बच्चों, आपके लिए कुछ ही सेकंडों का काम होना चाहिए। आप जानते हो कि मात्र 315 लोगों ने भाग लिया भैया। कितने में? 420 लोगों में भाग लिया है। तो हम जान गए कि इनका परसेंटेज कैसे निकालते हैं। परसेंटेज का मतलब 100 से मल्टीप्लाई करा लीजिए, आप काट दीजिए आसानी से। अब किससे? 3 से काट दीजिए। 3 एक कम 3, 3 छुको 12, 3 एक कम 3, 0, 3 बचे 15। और काट दीजिए आप, इसे किससे कट रहा है और किसी से भी काट दीजिए। लगभग ये 2 से काट दीजिए तो 2 सती 14, 2 पंची 10, ये 5 आ गया। 7 से इसको काट दो, 15 सत्ती 105, तो 15 पना 75% लोगों क्या है आयोजन में भाग लिया। तो 75% लोगों ने भाग लिया है। राइट आंसर कौन हो गया? डी इज राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया? एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ, बहुत मस्ती के साथ कैसे बनाते हैं। देखिए, जैसे ही 420 दिया था, टोटल दिया था, तो 420 लिख लीजिए। अच्छा, कितने व्यक्तियों ने आयोजन में भाग लिया? 315 व्यक्तियों ने भाग लिया। हमें क्या बताना था? केवल भाग लेने वालों का परसेंटेज बताना था। तो 415 ऊपर टोटल कितने? 420 इंटू 100 कैलकुलेशन करा दिया, 75% आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है? आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ चुका है, कौन सा? 3rd तो ये है। 4th नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पढ़िए आराम से आप लोग। क्या कराएं कि आलोक के माता पिता उसे मिलने वाले भत्ते के 2/5वें भाग को बचत करने के लिए सलाह देते हैं। तो वे आलोक को उसके भत्ते की कितने प्रतिशत बचत की सलाह देते हैं। ठीक है, गुड है। तो देखिए बच्चों, कोई मान लिया 100 रुपये वो कमाता है। कौन? आलोक मान लिया 100 रुपये कमाता है। तो उसकी माता पिताजी कह रहे भैया कुछ बचा लो। कितना बचाना है? तो कह रहे हैं कि जितना भी पैसा मिलता हो, मान लिया 100 रुपये मिलता है, तो उस भत्ते का 2/5 भाग को बचाना है। तो यह बचत परसेंटेज में कितनी होगी ये बताना। तो आप आसानी से काट दीजिए। 5 दूना 10, 20 दूना 40, 40% इज राइट आंसर। कुछ ही सेकेंडों में आपका प्रश्न हल हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? देखिए, टोटल 100 रुपये, अगर 100 रुपया कमाता है, इसमें 2/5 बचाता है। इसी बचत का परसेंटेज आपको याद करना था। तो 100 का 2/5 निकाल दिया। 5 दूना 10, 20 दूना 40, 40% राइट आंसर। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा? बहुत तेजी से रिवीजन आपको करना है, और जहाँ जहाँ आपको नहीं समझ में आया वहाँ आप कमेंट्स करके हमको बताना, मैं उसको दोबारा भी आपको सॉल्व करा देंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। देखिए, सेट पेपर में जहाँ जहाँ आपके मैथ और रीजनिंग के प्रश्न मिले हैं, हमने बारी बारी से उसको ले लिया है ताकि आसानी से आप उसको बना सकें। जीएस वाले क्वेश्चन हमने थोड़ी देर के लिए रोक दिया है। किसी नेक्स्ट टाइम पे हम लोग जीएस के भी क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। अगला पढ़िए। किसी परीक्षा को पास होने के लिए कुल अंकों का 36% अंक प्राप्त करना आवश्यक था। अच्छा, एक व्यक्ति को 113 नंबर मिल गए और उसे 85 नंबरों से फेल होना पड़ा। तो परीक्षा का कुल प्राप्तांक कितना है? परीक्षा का कुल अंक कितना था, अर्थात परीक्षा कितने नंबर की थी, ये आपको बताना है। देखिए बच्चों, अगर किसी बालक को 36% नंबर मिल जाएं तो क्या वो पास हो जाएगा? हाँ सर जी, वो पास हो जाएगा। तो क्या हुआ भैया, देखो चल के, एक बालक को मिले हैं 113 नंबर और वह फेल हो गया। मेरे पास आया रोता हुआ, बोला सर मैं फेल हो गया। हमने कहा कितने नंबर से? हमने कहा सर 113 नंबर मिले हैं, 85 नंबर से मैं फेल हो गया। तो हमने कहा अगर 85 नंबर आपको दे दे तो आप पास हो जाओगे। उसने कहा हाँ सर हम पास हो जाएंगे। तो हम कहा कितने परसेंट पासिंग मार्क थी? तो उन्होंने कहा सर 36% खाली लाना था हमको और हम ला नहीं पाए। हमने कहा कितनी कमी रह गई? उन्होंने कहा सर मात्र 85 नंबर की। तो हमने कहा लो 85 और 36% के बराबर नंबर उसके आ जाएंगे। जैसे ही 113 नंबर मिले थे, 85 नंबर हमने उसको और दे दिए और उसके 36% के बराबर नंबर मिल गए। आसानी से आप इसको बना लीजिए। जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे तो 36% इक्वल टू कितना होगा? 5 3 8 और 9 और 1 198। इसको आसानी से काट लीजिए। जैसे इसको मैं किससे काट लूँ? 18 से काट दूँ। 18 दूना 36, 18 एकम 18 और 18 एकम 18, ठीक है, 2 बराबर 11 आ गया। तो 100% बना लूँ।
तो 2 को कितने से उड़ाकर 200 बन जाए 50, इधर कितने से 50, तो आ गया 100% बराबर 0, 11 पचे 55, इसका मतलब 550 नंबर का पूर्णांक था। है कोई ऑप्शन? बी नंबर इज राइट आंसर। बी नंबर ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। देखो बच्चों, अगर कभी ऐसा आपको क्वेश्चन आ जाए कि उसका पासिंग मार्क दे दिया जाए कि 36% अगर किसी बालक को नंबर मिलते हैं तो वह पास हो जाएगा, लेकिन हो क्या गया कि उसे नंबर मिले ही नहीं 36%। और नंबर आपको ये नहीं बताया गया कि कितने परसेंट नंबर मिले, उसमें कहा गया मात्र 113 नंबर मिले और वह फेल हो गया कितने नंबर से? 85 नंबर से। तो हम जानते हैं अगर 85 नंबर उसको दे दिए जाएं तो पास हो जाएगा। पास हो जाएगा मतलब 36% के बराबर आ जाएगा, क्योंकि पासिंग मार्क तो 36% था, तो 36% के बराबर आ जाएंगे। डायरेक्ट हम लोग 113 85 को जोड़ते हैं 198 आता है। 36% बराबर 198, तो 100% बराबर 550 इज राइट आंसर हो गया। बहुत तेज़ी से आपको क्वेश्चनों को बनाना है बच्चों। क्लियर है? चले हम लोग आगे, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन भी आपके सामने आया था। क्या कि 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? बच्चों आप लोग इसको जरूर बनाएं, बहुत तेज़ी से बनाएं, देखें कितने लोग बना पाते हैं। ऐसे तो सब लोग बना लेंगे, तो छोटा सा क्वेश्चन था कि 36 मिनट एक दिन का, एक दिन मतलब 24 घंटे का। अब यह तो 24 घंटे और ऊपर था 36 मिनट, तो तुरंत 24 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लो, 60 से गुणा करा के। हमें परसेंटेज बताना है, इसलिए हम क्या करेंगे 100 से गुणा करा लेंगे, परसेंटेज में बन जाएगा। देखिए काट दीजिए, 0 0 काटिए, 6 छरन 36 काटिए, 6 चौक 24 काटिए, 4 से 10 को काटिए, 4 दूना 8 और 2 बचा, 4 पंचे 20, क्या 2.5 है कोई ऑप्शन? हाँ, बी नंबर इज राइट आंसर। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है? समझ में आ रहा? फिर से एक बार देख लो, 36 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है? तो 36 मिनट हमने ऊपर लिखा और एक दिन का पूछ रहा है, तो एक दिन अर्थात 24 घंटे, तो 24 घंटे हमारा 24 नीचे आ गया, इंटू 60 से गुणा क्यों कराया? क्योंकि बच्चा ये जो है मिनट में दिया था और ये नीचे वाला घंटे में दिया था, ये मिनट में दिया है, तो इसको भी मिनट में होना जरूरी है, इसलिए हमने इसको 60 से गुणा करा लिया। और परसेंटेज में बताना था, इसलिए इसको 100% बना दिया। क्लियर है बच्चों? सब कैलकुलेशन करा दे, 2.5 इज राइट आंसर। समझ में आ गया? आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्या है? एक क्लब में लड़के और लड़कियां 7:4 के अनुपात में हैं, यदि लड़कों की तुलना में 21 लड़कियां कम हैं। आप देख रहे हो यहाँ भी लड़कियां कम हैं और सवाल में भी कह रहा है कि 21 लड़कियां कम हैं, तो क्लब में कुल बच्चों की संख्या कितनी है? देखिए बच्चों, हमारे अनुसार यहाँ भी कम है, लड़कियां कितनी कम है? 3। हमारे अनुसार तो 3 कम है, हमारे अनुसार तो 3 कम है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 21 कम है, तो 3 बराबर 21, तो 1 बराबर 3 7 21 में क्या बताना था? क्लब में कुल बच्चे कितने? तो हमारे अनुसार कुल बच्चे कितने थे? 7 4 11 बच्चे थे, इसलिए हम लोग इसे मल्टीप्लाई करा लेंगे 11 से, तो 11 1 कम 11 इधर आ गया और 11 से 77 आ गया। क्लियर बच्चों? समझ में आ गया? इसलिए 77 इज राइट आंसर, बी नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। एक बार बच्चों फिर से इस क्वेश्चन को बता रहे हैं। देखिए हमारे अनुसार लड़के थे 7, लड़कियां थी 3, कितने कम हैं लड़कियां? 3, तो हमारे अनुसार 3 कम है, लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा है कि 21 कम है, तो 3 बराबर 21, तो 1 बराबर 7। तुमने 11 से गुणा क्यों कराया? क्योंकि सवाल में कहा था क्लब में कुल बताना था, तो क्लब में कुल संख्या की 7 4 11, इसलिए हमने 11 से इसको गुणा करा लिया। समझ में आ गया बच्चों? ये अगला प्रश्न लेते हैं। 7 नंबर हो गया, हम लोग चलते हैं 8 नंबर की ओर। हाँ, तो अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। यदि 11 12 13 14 x का औसत 13 है, तो x का मान क्या होगा? ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, बनाइए अब इसको। देखिए बच्चों, मैंने आपको बहुत बार सिखाया है कि जब कभी भी संख्याएं क्रम से दी गई हों, आपको कुछ भी नहीं करना। औसत का मतलब ही होता है कि बीच का नंबर है, और आपको सब सीरियल से ही दिया गया है। 11 दिया है, 12 दिया है, और 13 भी दे दिया गया है, और 14 भी दिया गया है, और औसत है 13, बीच का औसत होता है। इसका मतलब 2 इधर संख्याएं होंगी, 2 ही इधर होंगी, तो 2 तो इधर है, लेकिन इधर भैया 2 नहीं है, इधर तो 1 ही लिखी। यहाँ x है, तो x के स्थान पे क्या आएगा? ये तो क्रम से है, 11 12 13 14, तो निश्चित ही यहाँ क्या आएगा?
15, अगर 15 आएगा तभी औसत 13 हो पाएगा, नहीं हो ही नहीं पाएगा। तो राइट आंसर कितना 15 हो गया। फिर से बच्चों देखो मैंने आपको क्या सिखाया है, हमने आपको सिखाया कि औसत हमेशा बीच का होगा। 13 है तो बीच में लिख दीजिए, क्रम से सारी संख्याएं दी गई हैं, इसका मतलब 2 इधर होंगी 2 इधर होंगी, तो 11 12 इधर हो गई, 14 15 इधर हो गई। हमें तो x जगह पे मान बताना था, 14 तक तो मान दिया ही था, तो x जगह पे क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। आपका आंसर सी नंबर इज राइट आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों? आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने, देखते हैं कौन सा नंबर दिया है। ये आ गया आपके पास, एक किसान के पास 192 पशु हैं, जिनमें से 7/16 भाग मवेशियों का है। मवेशियों का 2/3 भाग दुधारू गायों का है। तो किसान के पास कितनी दुधारू गायें हैं? बनाइए, आप कुछ ही सेकंडों में बनाने का प्रयास करिए। देखिए बच्चों, हमारे पास टोटल गायें हैं 192। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। इनमें से 7/16 भाग मवेशियों का है, तो 7/16 पहले इसका निकाल लो। अच्छा, जो भी रिजल्ट आ जाए, ठीक, जो भी इसका कैलकुलेशन करने पर रिजल्ट आ जाए, उनका मवेशियों का 2/3 भाग दुधारू गायें हैं, तो इनका ही 2/3 निकालो। चाहे निकाल के करिए, चाहे डायरेक्ट यहीं पर आप इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो किसान के पास कितनी दुधारू गायें हैं? तो आप काट लीजिए, 16 एकम 16 बचे 3, 32 हो गया, 16 दूना 32, 12 आ गया। तो 12 सते 84, 84 उसके पास क्या थे? मवेशी थे। इन 84 का ही तुम्हें 2/3 निकालना था, लेकिन हमने इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, एक लाइन में आप निकाल सकते हैं इसको। क्लियर? अब फिर से कट रहा है तो काट दीजिए, 3 चकू 12, ये 4 आ गया, आसानी से काट दीजिए। 4 दूना 8, 8 सते 56, तो 56 इज राइट आंसर आ गया। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो गया। 56 इज राइट आंसर। समझ में आ गया? तो किसान के पास कितनी दुधारू गायें हैं? 56 दुधारू गायें सर। क्लियर हो गया? समझ में आ गया बच्चों? आइए हम लोगों के प्रश्न आज इतना ही रखते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए, इसलिए हम लोग इसको 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। आराम से इसको बनाइए, और कोई दिक्कत हो तो हम लोग अगला प्रश्न लेते रहेंगे बारी बारी से। क्या और भी प्रश्न दिए गए हैं? 10 नंबर है, हाँ एक और प्रश्न है 10 नंबर, इसको भी हम लोग निपटा लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? अच्छा ठीक है, इसको भी बना लेते हैं, देखते हैं अभाज्य संख्या कैसे निकालते हैं, इसको भी आप समझ लीजिए। देखिए बच्चों, जैसे x119, देखो ये तो देखते ही आपका कट जाएगा, किस पहाड़े में 119 आता है, तो 17 सत्ते 119 होता है। आप आसानी से काट लेंगे, लेकिन बनाते कैसे हैं हम आपको ये सिखाते हैं। देखिए जो 119 है, तो आप ये देखिए ये किसके वर्ग के नज़दीक है। आपने जैसे ही देखा ये किसके वर्ग के नज़दीक निकला आपका, तो आप देखते हैं कि अगर हम 11 का निकाल दें तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। इसका मतलब 11 के पहले अगर कोई नंबर अभाज्य ऐसा है उससे यह कट रही है कि नहीं कट रही है, तो 11 के पहले क्या है? 7 है, जिससे ये कट रही है। 7 एकम 7/4 और 7 सत्ते 49, तो यह आसानी से कट जाएगा, इसलिए यह कभी अभाज्य नहीं होगा। अभाज्य का मतलब बच्चों वो होता है जो किसी से भी ना कटे, केवल स्वयं से कटे, उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। तो ये तो कट जाएगी, इसलिए यह आंसर नहीं होगा। आइए बच्चों 187 देखते हैं। अब 187 किस के नज़दीक है? तो 187 हम लोग देखेंगे 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है। कितना होता है? 196 होता है, 196 होता है। तो 14 के पहले अगर कोई क्या अभाज्य संख्या ऐसी है जिससे ये कट रहा है, तो ये तो साफ साफ सर दिख रहा है कि ये तो 11 से कट रहा है सर। 11 एकम 11 और 7 बच गए यहाँ पर, 11 सत्ते 70, तो सर ये 11 से कट जाएगा, इसलिए सर यह नहीं होगा। देखिए आप ये तो साफ साफ दिख रहा था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप नियम कैसे है स्क्वायर करके जज करेंगे, फिर उसे भाग कर देखेंगे तो आप निकाल लेंगे आसानी से। आइए बच्चों हम लोग चलते हैं 247 की ओर। यह अभाज्य संख्या है कि नहीं है? तो 247 हम जान गए कि अगर हम कर दें 15 का स्क्वायर तो 200 होता है 225। 15 के और भाग बढ़िए 256 16 का, तो ठीक है 15 तक ले चलते हैं। 15 के पहले कोई अभाज्य संख्या ऐसी है जिससे ये कट रही है, तो 17 हाँ 13 से कट रही है, तो एक बार 13 से इसको काट लेते हैं। 13 एकम 13, देखिए बच्चों 200, मैं यहाँ पर बाप को भाग करा के दिखाई दे रहा हूँ कि 13 से ये आसानी से कट रही है, कि अगर आप 13 से भाग कराएंगे तो 13 एकम 13, एक बचा 117 आ गया, और 13 नवैया 117 होता है, इसलिए आसानी से
कट गया। ठीक है, मैंने भाग इसीलिए करा के आपको दिखाया है कि आपको पूरा जानकारी हो जाए कि कैसे कटती संख्या। तो मैं समझ गया था कि 15 से पहले या 16 से पहले कोई ऐसी अभाज्य संख्या होगी जिससे कट रही होगी, तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो 13 से कट रही है सर, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। क्लियर है, समझ में आ गया। इसको देखते हैं 179। तो 179 इसका मतलब ये किसके नज़दीक है, तो 169 के नज़दीक, 13 के नज़दीक है। तो 13 से देख लेते हैं कि 13 के पहले कोई अभाज्य संख्या ऐसी है जिससे कट रही हो। 13 से कट रही है, 13 कम 13 से नहीं कट रही सर। 11 से कट रही, 11 से नहीं कट रही सर। 7 से कट रही, 7 से नहीं कट रही। एक तो आपको देखना ही नहीं, क्योंकि जब 3 संख्याएं ऐसी हैं जो कट रही हैं किसी न किसी से, तो इसको देखना ही नहीं, यही ऐसी ही है, तो राइट आंसर होगी। क्या हो गया, या भाज्य हमसे पूछ रहा था अभाज्य संख्या बताओ, जब 3 भाज्य हो रही हैं तो यही एक राइट आंसर होगा जो अभाज्य नहीं हो रहा होगा। क्लियर है बच्चों, समझ गए। तो अभाज्य संख्या निकालना भी आ गया, किसी दिन मैं इसको अलग से आपको बता दूंगा कि अभाज्य संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पूरा क्लियर हो गया बच्चों। जब बहुत लंबा वीडियो हो रहा है इसलिए इसको हम आज रोक रहे हैं यहीं पर। कुछ थोड़े थोड़े क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत तेज़ी से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर ईश्वर चाहेगा तो बहुत जल्दी हम लोग इसका अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे के सारे सॉल्व कराने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आप मेहनत करते रहिए। जय माता की।